ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सीरीज़ LCR फिर से स्टार्ट कर रही हूँ कल, क्योंकि लास्ट क्लास में 2-3 बच्चों की मीटिंग छूट गई थी। कौन सा फिर से देख लीजिए, सीरीज़ LCR सर्किट। अभी तक आप लोग क्या देख चुके हो? अभी तक आप लोग प्योर इंडक्टर देख चुके हो, प्योर रेजिस्टर देख चुके हो, प्योर कैपेसिटर देख चुके हो। मतलब समझ में आता है ना? प्योर, थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, ठीक है, और प्योर रेजिस्टर देख चुके हो। इनमें आपने क्या देखा? इसमें आपने अगर देखा तो V और I सेम फेज में थे, दैट इज ये अगर I नॉट साइन ओमेगा t था तो ये क्या था, V नॉट साइन ओमेगा t था। आ रहा है याद? प्योर रेजिस्टर के केस में देवर इन सेम फेज। इंडक्टर और कैपेसिटर में मैंने तुमको क्या तरीका सिखाया है? लर्न वन। मैंने जो ऐसे याद कर रखा है, सबसे पहले तो XL लिख लो। व्हाट इज XL? अगर इसमें R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो इधर XL क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो किसका भाई है? रेजिस्टेंस का ही भाई होता है। दैट इज द रीजन इट शेयर द सेम यूनिट दैट हैज रेजिस्टेंस, इट हैज द सेम वर्क दैट इज डन बाय रेजिस्टेंस। क्या? चार्ज, जो भी चार्ज आ रहा है उसको अपोज करना, ठीक है, करंट को अपोज ही तो करता है ये, ठीक है। तो बढ़े आगे, चलिए। सो XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। इधर XE को हम क्या बोलते थे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये छोटे छोटे से नाम है ना, याद कर लेना, ठीक है। जितना यूज करोगे उतना इन सब चीज़ों से फेमिलियर होते जाओगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C, ठीक है। L इंडक्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होता है। चलिए, इसके अंदर मैंने क्या कहा था? कैपेसिटर और इंडक्टर में थे। जैसे मैंने इंडक्टर याद कर रखा है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है? पहले वोल्टेज जाता है, उसके बाद करंट इंड्यूस्ड होता है, तो करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज को मैं लिखती हूँ V एट एनी टाइम इज V नॉट साइन ओमेगा t, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो करंट अगर लैग कर रहा है तो आई विल राइट साइन ओमेगा t माइनस π/2, ऐसे लिखते थे ना। याद आ रहा है? थोड़ा बहुत करो याद, कोशिश करो, ठीक है, रिवाइज करो बार बार। मैं कल भी क्लास ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। टाइम मैं ही डिसाइड करूँगी, जितने बच्चों को आना हो आ जाना, मैं नया टॉपिक पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से चलूँगी, बहुत देख लिया तुम लोगों के साथ, तुम्हारे हिसाब से चल के देख के। ओके, सो V नॉट साइन ओमेगा t। कैपेसिटर के अंदर याद करो, कैपेसिटर में क्या होता था? जैसे ही हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते थे तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता था, जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आता था, उसके बाद पोटेंशियल आता था। इसका मतलब करंट इज लीडिंग, भी इज लीडिंग पोटेंशियल। तो इधर IT क्या आएगा? I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2। याद है क्या ये चीज़ें? याद नहीं है तो याद करा दी। फेजर डायग्राम बनाएं, ये देखो, ये रेजिस्टर के लिए V भी इसी डायरेक्शन में, I भी इसी डायरेक्शन में। इसके लिए अगर V हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब अगर लीड बिहाइंड, करंट इज लीडिंग, तो ये देखो इधर करंट होगा तो वोल्टेज कहाँ होगा? नीचे होगा इसका, रेजिस्टर के केस में, ठीक है। और अगर हम इंडक्टर के केस में देखें तो हमने क्या बताया? इंडक्टर के केस में करंट तो आप इसी इस पे रखो और वोल्टेज क्या करेगा? करंट इज वोल्टेज इज अहेड, तो यहाँ पे VL आ जाएगा। ये आपका फेजर डायग्राम है, ये पिछली क्लास का मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से उतर जानी चाहिए और हमको याद रखनी है। इस इंफॉर्मेशन को मैं LCR सर्किट में यूज़ करने जा रही हूँ, तो मुझे जल्दी से चैट विंडो पे आप ये रिप्लाई कर दो कि मैम ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको रिकॉल हो गई है, यू कैन मूव अहेड, हमको याद है। फटाफट चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो कि यस। अदिति ने जल्दी से रिप्लाई कर दिया, फटाफट कर दो, आज अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट सेशन आज जल्दी है, तो मैं तुम्हारी क्लास, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, सो एवरीबडी इज सेइंग यस। ओके, चलो आदित्य, तुम 3:30 आने वाले थे, तुम जल्दी आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो गुड, वेरी गुड।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना। चलो आ जाओ, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? LCR सर्किट सीरीज। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये रहा इंडक्टर, ये रहा कैपेसिटर और ये रहा रजिस्टर। इन सबको कहाँ लगाना है? इन सबको सीरीज में लगाना है, जब भी तो कहलाएगा LCR, इन सीरीज। बट सोर्स कैसा होगा? चैप्टर का नाम क्या है? AC है, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, पूरे चैप्टर में हमें AC ही सोर्स लेना है। ठीक है, तो लेट्स से अगर I इज द करंट एट एनी टाइम दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t होता है, तो हमें पता है सीरीज में करंट तो सब में सेम रहता है, डिफरेंट क्या होगा? वोल्टेज। इसके अक्रॉस VL एट एनी टाइम कुछ होगा, इसके अक्रॉस VC एट एनी टाइम कुछ होगा, इसके अक्रॉस VR एट एनी टाइम कुछ होगा। तो ये डिफरेंट वोल्टेजेस क्या होंगे उनको देखते हैं, और इन सारे वोल्टेजेस के कारण रिजल्टेंट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, रिजल्टेंट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसका कुछ एंगल निकालेंगे। ये अभी मैंने एंगल छोड़ दिया है, ठीक है, हम रिजल्टेंट एंगल निकालेंगे। उसके लिए हम 3 केसेस लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। बेसिकली हमने क्या लिया है? एक LCR सर्किट लिया है। LCR का मतलब क्या है? L इंडक्टर, C कैपेसिटर, R रजिस्टर, ये तीनों के तीनों सीरीज में लगाने से करंट विल बी सेम बट वोल्टेज इन ऑल द 3 विल बी डिफरेंट। वो वोल्टेज क्या होगा और रिजल्टेंट वोल्टेज इन सब के कारण क्या होगा, ये हमको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता क्या है? हमें ये पता है VL एट एनी टाइम। अगर आप सबसे पहले तो VR लिख लो, बहुत आराम से स्टार्ट कर रहे हैं। VR एट एनी टाइम कैसा होगा? V0 साइन ओमेगा t ही होगा अगर करंट साइन ओमेगा t है। क्यों? क्योंकि वो सेम फेज में होता है। ठीक है, तो VL क्या करता है? VL क्या करता है? VL के अंदर इंडक्टर के अंदर वोल्टेज इज अहेड, तो इसके लिए कैन आई राइट V0? ये पता है ये V0 किसका आएगा? V0 L का आएगा। देखो इसको लिखेंगे R। मुझे ऐसा लगता है क्लास का टाइम 3:30 ही कर देना चाहिए। ठीक है, रोज अपन इस बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए देखेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम की बहुत सिर्फ पढ़ने का ही समय है। ओके, वोल्टेज इज लीडिंग बिहाइंड द करंट, तो +5/2 से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, वोल्टेज क्या है? अहेड है। और कैपेसिटर के अंदर क्या है? कैपेसिटर के अंदर अगर आप वोल्टेज लिखोगे एट एनी टाइम, तो कैपेसिटर का वोल्टेज एट एनी टाइम क्या है? लैगिंग बिहाइंड। क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखी है? जो आपने पहले लिखी थी ना वही लिखी है। थोड़ा सा ध्यान दो किस फॉर्म में, बहुत आराम से समझाऊंगी बेटा, हर एक चीज़ को 2-4 बोलूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने AC लगाया है, बहुत आराम से देखना है। हमने AC लगाया है। AC सोर्स के कारण क्या होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में हर बार आपकी वोल्टेज डिफरेंट आएगी, बट सबकी पीक वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो सबकी कांस्टेंट होगी बट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दैट इज द रीजन मैंने V0 L इधर लिखा है, इधर V0 R। V0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू। V0 L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर इंडक्टर। V0 C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? इट इज रिप्रेजेंटिंग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मैं फेज डायग्राम भी बना रही हूँ, उससे बहुत चीज़ें क्लियर होती है। 1 2 3 ये देखो, फेजर डायग्राम देखना। वोल्टेज के लिए अगर आप फेजर डायग्राम बनाते हो, ये तीनों के लिए मैं एक ही फेजर डायग्राम बना रही हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। फेजर डायग्राम तीनों के लिए एक साथ। ये मेरा रजिस्टर। जब मैं फेजर डायग्राम बनाती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, कहीं लिखनी हो तो लिख लेना, नोट करना बहुत ज़रूरी है।
तो फेजर डायग्राम में जो हम वोल्टेजेस लेते हैं या तो वो पीक लेते हैं या आरएमएस लेते हैं, बट ये वाले वोल्टेजेस नहीं लेते हैं। ये शायद मैंने आखिरी क्लास में बताई थी, फिर से बता रही हूँ, किसी का रह गया था, मिस हो गया था तो लिख लेना, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैं खुद के लिए बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। सो वी नॉट मतलब पीक वैल्यू ले रही हूँ रेजिस्टेंस की, और करंट भी इस समय कहाँ है, इधर ही है, क्योंकि सेम फेज में होता है, थोड़ा सा बड़ा एरो ले लेते हैं, ठीक है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज का क्या होगा बच्चे, करंट से लीड करता है। एक याद कर लो, मैंने भी एक ही याद कर रखा है, तो V नॉट फॉर L इंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होता है, लैग बिहाइंड करता है, तो ये लो कैपेसिटर का नीचे। तो आपने क्या किया, जो आपने लास्ट क्लास में 3 अलग अलग फेजर डायग्राम बनाए थे, उन तीनों को एक साथ रख दिया है एक ही फेजर डायग्राम के अंदर, बिकॉज दिस टाइम हमारी ये तीनों क्वांटिटीज एक ही सर्किट के अंदर सारी साथ लगा दी है सीरीज में। तो फेजर डायग्राम भी हमको क्या चाहिए, एक ही चाहिए। क्या ये बात जमती है, समझ आती है, लिखते जाना साथ साथ, समझना। हम अब कंटिन्यूसली 2-3 क्लास में लूँगी, एक भी छुट्टी नहीं दूंगी, बार बार बता रही हूँ, ठीक है, ओके। अगर इसके लिए ये डायग्राम है तो एग्जैक्टली सेम डायग्राम हम रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो होती है उसके लिए भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज में बच्चे देखो, अगर आप इनका मैक्सिमम पीक रेजिस्टेंस की वोल्टेज की बात करें, इन्फॉर्मेशन लिखते जाना, समझते जाना आराम से, जो मैं बोल रही हूँ। ये क्या होगी, XL आएगा, V नॉट C लिखोगे तो ये क्या आएगा, XC आएगा, सॉरी I, ठीक है। और अगर V नॉट R लिखोगे तो ये क्या आएगा, I नॉट R आएगा। I नॉट तो सब में सेम है ना, तो डिसाइड वोल्टेज में जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के कारण आता है। तो जो वोल्टेजेस का फेजर डायग्राम है, एग्जैक्टली वही फेजर डायग्राम किसके लिए होगा, आपके रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए भी होगा। तो ये रेजिस्टेंस R, ये XL और ये XC, ठीक है। ये दोनों डायग्राम करेक्ट है, दोनों डायग्राम करेक्ट हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो आपको अभी फिलहाल ये पता लग रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एंड इंडक्टिव कैपेसिटेंस में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। या फिर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटर के वोल्टेज में कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री का। ये बात समझ में आ रही है, ये बेसिक है जो आप इस फिगर को देख के बता सकते हो। आई नॉट पीक वैल्यू, वोल्टेज सीरीज में रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, इन फेज बोलते हैं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को, ये देखो लीड कर रहा है 90 से। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग बिहाइंड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पीछे है। ये इन्फॉर्मेशन हर बार याद रखना, ठीक है। मैं चैप्टर कोशिश करूँगी पूरा मेरे साथ ही याद करा दूँ। सेम डायग्राम हम इसके लिए बना सकते हैं। अब हम इसके 3 केसेस लेते हैं, आराम से देखते हुए चलेंगे। केस 1, जब मैंने बोला VL, इधर V नॉट वाला ही है, ये VL इज इक्वल्स टू बेसिकली V नॉट L, ठीक है। ये VL VC से मैं बड़ा ले रही हूँ, मेरा सर्किट में तीनों चीज़ें हैं बट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा है, ज़्यादा है, दिस इज आई एम टेकिंग, ठीक है। तो क्या उसके कारण XL भी XC से बड़ा होगा, यस, बिकॉज दोनों तरफ I नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होएगा ही होगा। तो इस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, न्यू फेजर डायग्राम क्या होगा, देखते हैं। आप देख सकते हो बच्चे, इधर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो वोल्टेजेस करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अगर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप SL अरोरा निकाल के देखोगे तो उसमें इन पे ये वेक्टर लिखा हुआ है, करंट पे भी वेक्टर, इस पे भी वेक्टर, इस पे भी वेक्टर। क्यों, क्योंकि दे हैव डायरेक्शन। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो उस टाइम पे इंडक्टर का वोल्टेज उससे 90 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं वेक्टर नहीं लगा रही हूँ बट हम सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर की लगा रहे हैं, तो आई एम नॉट यूजिंग द वेक्टर का साइन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है
उससे वोल्टेज इंडक्टर का 90 डिग्री के डायरेक्शन में है लीडिंग, और कैपेसिटर का वोल्टेज लैगिंग। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस केस में ऐसे वोल्टेजेस को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर के लॉज भी पॉसिबल है। वेक्टर के क्या लॉज हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगा एडिशन लॉ लगा सकते हो, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल, ये सारे पॉसिबल होंगे। तो वो मैं अब लगाने जा रही हूँ, देखना आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम देखना आप लोग, आराम से देखना। ये देखो, ये छोटा दिख रहा है, जानबूझ के बनाया है। क्यों? क्योंकि VC एज कंपेयर टू VL छोटा है और VR तो आपका इस डायरेक्शन में है। अगर मैं VC को भी VL के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैन आई यूज दिस? देखना, बताना मुझे, एम आई राइट और रॉन्ग। ये देखो, ये VR और इसको मैंने ये काट के इसी डायरेक्शन में ले लिया, तो आई कैन राइट VL माइनस VC। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले गई ना। जिस डायरेक्शन में मेरा VC था, VC को मैं VL के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यू कैन से बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, VL, लेट्स से VL इज 5 वोल्ट और VC इज 3 वोल्ट, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर VL के डायरेक्शन में, और वैल्यू क्या होगी? 2 वोल्ट, इसलिए उसको लेके चली गई। यहाँ तक समझ में आता है? तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन दोनों के कारण, किन दोनों के कारण? लेट मी चेंज द कलर। इसके कारण और इसके कारण रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? तो आप कैसे लिखेंगे? E रिजल्टेंट या V, जैसे भी आपको लिखना है, उसको हम क्या लेंगे? अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हम मैक्सिमम वैल्यू ही ले रहे हैं, P0, है ना, तो इसको भी E0 लगा दो ज़रा, और इधर भी सारे नॉट वाले ही हैं। तो आई कैन राइट दिस एज I0 इंटू Z। Z क्या है? अभी 2 मिनट में इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, VR को आई कैन राइट I0 स्क्वायर R स्क्वायर, I0 XL I0 XC का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। I0 सब में से रूट में से ही बाहर आ जाएगा, कट भी जाएगा, तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया? अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बच्चे ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका नाम होता है इम्पीडेंस। What is impedance? Again, opposition to the current। ये exactly resistance का ही दूसरा नाम है, but impedance आपको net resistance दे रहा है। इस सीरीज सर्किट में net resistance दे रहा है, तो इधर impedance is representing net resistance। ठीक है, और ये ऊपर आपको क्या दे रहा था? नेट वोल्टेज। तो मैंने सिंपली क्या किया है? कैन आई राइट? अरे भाई यही तो हुआ है वोल्टेज, यहाँ पे तो आया ये नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आया है, और ये कुछ क्या बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये मेरा नेट वोल्टेज ही तो है, V0, और इसको आई कैन ऑल्सो राइट, मैंने E0 लिखा हुआ है। दिस इज एरिया एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही तो किया है, उससे ये निकाला है। ये लिखो, हो जाए तो बताना, जिससे हम और इस बारे में बात कर सकें। हमने क्या किया है? ऊपर देखो ज़रा, ऊपर देख लीजिए। हमने शुरुआत करी थी एक केस लेके। केस क्या था? केस हमको बोल रहा था कि आप वो केस लो जिसमें इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा है, और तो हम ये भी कह सकते हैं कि XL रिप्रेजेंट रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंडक्टिव कैपेसिटेंस से ज़्यादा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा। हमने इनका एक फेजर डायग्राम बनाना चाहा। ये छोटा एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि VC की वैल्यू VL के कंपैरिजन में छोटी है,
तो इन दोनों का नेट क्या मैं एक ही डायरेक्शन में ले सकती हूँ? दिस इज द डायरेक्शन, यस परफेक्ट है। इधर इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और सेम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ लगाया तो इनका डायरेक्शन VL माइनस VC, VC को भी VL के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो एरिया एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दूंगी तो मुझे क्या नेट मिल जाएगा इधर? यस, दिस इज माय नेट। और नेट का फॉर्मूला क्या है? यू कैन सी नेट का फॉर्मूला ये है। तो इससे आपको E0 पता लग गया है या V0 पता लग गया है, ठीक है मैम। अगर VL को VC के डायरेक्शन में लेता हूँ? बेटा एक बार मैं देखती हूँ मेरा वॉल्यूम लो है क्या, तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ अब बोलो, अब तेज कर मैम ली। VL को VC के डायरेक्शन में लेता हूँ? लूंगी ना, केस लूंगी ना सारे। ओके। हाँ अभी VL बड़ा था बेटा तो VC को VL के डायरेक्शन में लिया। अब नेक्स्ट केस में VC बड़ी लूंगी तो VL को VC के डायरेक्शन में लूंगी, है ना, लूंगी। कॉपी हो गया क्या सबका? जल्दी बताओ कॉपी हो गया है क्या? ओके। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अपन ने ऊपर देखो ये गैप छोड़ा हुआ है ना, मैंने तुमको बताया ही नहीं था ये अब हमको पता लगा है। आ जाओ इधर, आओ जल्दी से आओ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर आपने देखा ये एंगल फाई आया ना, करंट तो अभी भी इसी डायरेक्शन में। करंट का आई एट एनी टाइम t क्या था? I0 साइन ओमेगा t। नाउ कैन यू सी इस पूरे सीरीज सर्किट में इस केस के अंदर, ये मेरा केस 1 है, इस केस के अंदर इंडक्टर ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है अभी भी। दैट इज द रीजन वोल्टेज अभी भी करंट को लीड कर रहा है विद फाई एंगल। तो क्या वोल्टेज एट एनी टाइम विल बी इक्वल्स टू E0 या V, मैं बार बार लिख देती हूँ जो भी आपको ठीक लगे। साइन ओमेगा टी तो रहेगा बट फाई से वो आगे भी है, अहेड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे जल्दी से बताएंगे सब लोग, मैं चैट विंडो पे चेक करूंगी बाद में, अभी समझा रही हूँ फिर से। हमारा रिजल्टेंट फिगर क्या आया? रिजल्टेंट फिगर ये आया कि ये रहा VL माइनस VC का डायरेक्शन, ओके, ये रहा मेरा VR का डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। इनका रिजल्टेंट वोल्टेज मेरा इस डायरेक्शन में आया है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे क्या बता रहा है कि मेरा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है अभी भी करंट से अहेड है। कितना? फाई एंगल अहेड है। तो क्या ये बात जमती है क्या आप सब बच्चों को? अब मुझे चैट विंडो को बताओ कि यस मैम दिस पार्ट इज क्लियर, जल्दी से। हाँ जी ओके आदित्य, और लोग भी फटाफट बता दो। यस वेदांत, प्रेक्षा, कृति, तवीशी, ओके। जूही आ रहा है बेटा? ओके गुड गुड। निशीत क्लियर है क्या? हाँ जी, तुमने लिखा नहीं इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़े, ओके। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द फाई, एंगल निकालो, ये एंगल कितना है, तो वन मोर फॉर्मूला, वो होता है tan फाई। और tan फाई की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको अगर मैं इस रिएक्टेंस के फॉर्मूले से लिखूंगी तो आई राइट XL माइनस XC अपॉन R। बेटा I नॉट तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, तो करना तो यही है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट फाई एंगल, ये फाई की वैल्यू क्या है। ये हमारा पहला केस हुआ जिसमें हमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बढ़ा लिया, ज्यादा लिया, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, केस 2। केस 2, केस 2 क्या है? जब मैं बोल रही हूँ आपको KC XC मैंने XL से बढ़ा लिया है, और I'll से और VC इज ग्रेटर देन VL। किसकी बात कर रहे हैं इधर? पीक की बात कर रहे हैं, भूलना मत उस चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये देखो इस बार मैंने इंडक्टर को थोड़ा सा छोटा रखा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को VL, और कैपेसिटर के वोल्टेज को थोड़ा बड़ा दिखाया, जब भी तो समझ में आएगा हमको। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? करंट तो है ही मेरा इस डायरेक्शन में, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो भाई मेरा करंट इसी डायरेक्शन में, उसको मत भूलना, ठीक है।
तो ये मेरा V नॉट R इधर ही रखो, I नॉट करंट को इधर ही रखो। फिर से बोल देती हूँ, फेजर डायग्राम पे में सिर्फ हम वोल्टेजेस और करंट की पीक वैल्यू या RMS वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, V और I एट एनी टाइम्स की बारे में बात ही नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट क्या आएगा? VC माइनस VL। वाई? क्योंकि VC बड़ा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी? जब VL को भी हम किस डायरेक्शन में ले आएंगे? VC के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का क्या करोगे? इन दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे। वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा रिजल्टेंट V नॉट और E नॉट। एंगल ये रहा फाई। चलो अब मैथमेटिकली लिख के देख लें। चलो लिख लेते हैं। E नॉट V नॉट इज इक्वल्स टू किसका? VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, है ना। Z भी ऐसा ही आएगा। क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। Z is what? Net resistance in LCR सर्किट। जब तीनों को सीरीज में लगाया है तो जिसको हम बोलते क्या हैं? इसका नाम तो बहुत प्यारा है, इसका नाम तो यही है इम्पीडेंस। बट इम्पीडेंस आपको खुद के लिए क्या याद रखना है? इम्पीडेंस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। LCR जब तीनों को सीरीज में लगा दिया है तो नेट रेजिस्टेंस कितना है वो ये फॉर्मूला बता देता है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर आप देख सकते हो हमारा ये LCR सर्किट क्या है? अभी भी वोल्टेज किसके कारण ज़्यादा? वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड। मतलब कैपेसिटेंस फिगर क्या है? LCR तीनों चीज़ें, बट इफेक्टिव वैल्यू किसकी ज़्यादा है? कैपेसिटर। ये जो LCR सर्किट है ये कैपेसिटर के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड। तो नेट वोल्टेज क्या आएगा? करंट तो अभी भी कितना है? करंट इज I नॉट साइन ओमेगा t। और जो नेट वोल्टेज है वो क्या कर रहा है? करंट को लैग कर रहा है। कितने से? फाई एंगल से। कितने से? ओमेगा टी को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इस फाई की वैल्यू निकालनी हो, फिर से वही फॉर्मूला, tan फाई इज इक्वल्स टू XC माइनस XL अपॉन R। हाँ जी बताओ, क्या ये पार्ट क्लियर है? जल्दी से देख के बताएंगे, लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। लिख लो, हो गया? यस मैम। क्लियर है? चलो आखिरी केस देखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वो जिसको हम और भी डिटेल में ऑब्वियसली कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को इसके बाद आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी, फेमिलियर कराऊंगी इन टर्म्स से। आखिरी केस 3, when XL is equals to XC और VL is equals to VC। ठीक है, जब XL XC के बराबर है, ना कोई किसी से बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? देखो ज़रा, ये फिगर ड्रॉ कर लो, फेजर डायग्राम करो। सबसे पहले तो फेजर डायग्राम से पिक्चर क्लियर होएगी। ये मेरा VR है और मेरा करंट तो इस डायरेक्शन में है ही। ये मेरा VL है, ये मेरा VC है, और दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इस बार ज़रा Z निकालें। Z क्या आएगा? Z इज R का स्क्वायर प्लस 0। XL माइनस XC तो बराबर है ना, उड़ गया वो तो Z इज इक्वल्स टू R। तो ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है? प्योर रजिस्टर के जैसे बिहेव कर रहा है। प्योर रजिस्टर के जैसे आपका सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर इस वैल्यू को सॉल्व, अगर करंट की वैल्यू की बात करें, रिजल्टेंट करंट की हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर Z की वैल्यू क्या है? आप दूसरे केस याद करो। पहले वाले केस में Z की वैल्यू क्या थी? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC।
दूसरे केस में क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, और इस केस में z की वैल्यू क्या है, r। तो क्या इसमें z इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, यस, इम्पिडेंस इज मिनिमम। अगर इम्पिडेंस मिनिमम है मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, क्या करंट मैक्सिमम होगा, यस, करंट इज मैक्सिमम। ये सिचुएशन वो है जिसमें इम्पिडेंस मिनिमम होता है, जेड आर के बराबर होता है और ये करंट मैक्सिमम होता है। ज़रा इस रिलेशनशिप के बारे में बात करें, एक्स एल माइनस इज इक्वल्स टू एक्स सी। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा ओमेगा को एक साथ, ओमेगा सी सॉरी, ओमेगा ओमेगा को एक साथ ले आओ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। तो आपके ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई है, दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। बच्चे इसको बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो होती थी, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है। और ओमेगा को अगर मैं 2 पाई एफ भी लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल छोड़ दूंगी, अभी रुक जाऊंगी। तो f की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी या उस फ्रीक्वेंसी दोनों को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस टॉपिक की, जिसको मोस्टली शायद मैं कल या परसों की क्लास में आपको समझाऊंगी। थोड़ा सा मैं तुमको आइडिया देती हूँ। आप रेडियो सुनते हो, रेडियो में क्या होते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के स्टेशंस होते हैं। तो आपका जो रेडियो है वो बहुत सारे डिफरेंट वोल्टेजेस को इनवाइट कर रहा है, वोल्टेजेस जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। आप अब इसको घुमाते हो नॉब को, जब उस नॉब को घुमाते हो तो जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगी, जैसे मुझे सुनना है 95.4 एफएम, तो वो फ्रीक्वेंसी अगर इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो आपको 95.4 एफएम रेडियो सुनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंट हो गया है, दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई है, दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। तो आप कंटिन्यूसली जब इसको घुमाते हो तो आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को मैच करा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप सुनना चाह रहे हो उससे धीरे धीरे घुमा के उसको मैच कराने की कोशिश करते हो। तो ये दोनों ही के नाम, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी या इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं। किसको रेजोनेंस कंडीशन पता है किसको बोलते हैं? What is the condition of resonance या for resonance? रेजोनेंस की कंडीशन के लिए क्या चाहिए? XL should be equals to XC, XL XC के बराबर होना चाहिए। Z should be minimum, Z अपने आप ही मिनिमम होगा, Z मिनिमम होगा तो करंट विल बी मैक्सिमम इस कंडीशन में, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाय सी, ठीक है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 2 बाय अंडर रूट एल सी। तो ये जो सारी कंडीशंस लिखी है ना, ये सारी कंडीशन किसके लिए है? ये सारी कंडीशन आपकी रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए है। जब आप कंटिन्यूसली जो वेराइंग वोल्टेज आपके रेडियो में आ रहा है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, बट जब आप नॉब को घुमाते हो तो आप एक फ्रीक्वेंसी को इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हो, और जिस पे वो मैच कर जाता है वो आप पर्टिकुलर स्टेशन को सुन पाते हो। इसको बहुत डिटेल में, बहुत ही मज़े से समझाऊंगी, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी। अभी आप इस कंडीशन को याद करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है जो हम आगे सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब XL इक्वल्स टू XC वाली कंडीशन को रेजोनेटिंग कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन होती है जिसमें इनकमिंग फ्रीक्वेंसी हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, XL इक्वल्स टू XC हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसकी ओमेगा को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी F को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सारी टर्म्स बताओ समझ में आती है? अब मुझे चैट विंडो पे सब लोग रिप्लाई करेंगे, एवरीबडी,
क्योंकि सब बच्चों की मीटिंग टच वुड नहीं चुकी है, तो जल्दी से बता दो कि यस मैम जो अभी आप बोल रही हो वो। वेदांत बेटा अब नो बोला ना, तो ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। मैम वेरी समझ, बट ये जो आपने समझाया वो समझ में नहीं आया, ये टॉप ये वाला लास्ट पेज थी। वापस से पूरा बता दूं? हाँ कुछ समझ में नहीं आया फिर से। केस 3 ही बताना है ना। हाँ सुनो, देखो केस 1 में हमने एक्सेल को एक्सी से बढ़ा लिया, केस 2 के अंदर मैंने एक्सी को एक्सेल से बढ़ा लिया। केस 3 क्या कर रही हूँ मैं, केस 3 के अंदर मैं एक्सेल को एक्सी के बराबर ले रही हूँ। ठीक है, एक्सेल जब एक्सी के बराबर हो जाएगा तो मैं तुमसे पूछती हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड तुम क्या निकाल के दोगे मुझे, आर स्क्वायर एक्सेल माइनस एक्सी, क्योंकि बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी, r आएगी। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ये वैल्यू किसकी है, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं बट होता तो वो रेजिस्टेंस ही है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये मिनिमम होगा, तो क्या I मैक्सिमम होगा इस सिचुएशन में, ये बात बताओ इतनी सी, ये क्लियर है। अब इसका फेजर डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मैंने फेजर डायग्राम बनाया, ये फेजर डायग्राम है। इसके अंदर VR और करंट सेम डायरेक्शन में होते ही हैं। इधर मैंने अगर VL और VC लिखा, VC ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो आपका रिजल्टेंट ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं तो रिजल्टेंट ग्राफ बच्चे क्या इतना सा रह जाएगा क्या, बस इतना ही रह गया और कुछ है ही नहीं। ये कंडीशन बताओ समझ में आती है, सिर्फ ग्राफ यही रह गया है। क्यों, क्योंकि VL और VC बराबर थे तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये रिजल्टेंट फेजर डायग्राम हो गया। इस कंडीशन में अगर XL इक्वल्स टू XC है तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को दोनों को एक तरफ ले गई, L और C को एक साथ रख लिया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √LC। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैं अभी ये सब नाम ले रही हूँ इस नाम को मैं जस्टिफाई करूँ। बेटा आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है, मुझे चैट विंडो डायग्राम फिर से क्रैक हो गई। चैट विंडो पे बोलोगे, लो मैं चैट विंडो देख रही हूँ। फेजर डायग्राम तो प्योर रेजिस्टेंस का ही बन गया ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्योर रेजिस्टर का बन गया, बट फिर भी हम ऐसा सर्किट क्यों लेते हैं उसको मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जस्टिफाई करूँगी। कि अगर तुम में से जैसे क्वेश्चन जो तुम्हारा क्वेश्चन जो बन रहा है कि मैम अगर प्योर रजिस्टर का ही बन गया तो L और C की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आंसर करेंगे। आप बेसिकली जो नॉब को घुमाते हो तो आप हर एक सर्किट में तुमको बताती हूँ, जितने भी रेडियो होते हैं या मोटर होते हैं या पंप्स होते हैं सबके अंदर इंडक्टर होता ही होता है, इंडक्टिव सर्किट कंपलसरी है। तो जहाँ पे इंडक्टर होता है वहाँ पे कैपेसिटर भी लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे तो ही हमको ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम अगर ये दोनों ही की वैल्यू बराबर हो गई है और सर्किट प्योर रजिस्टर बन गया है तो इन दोनों की ज़रूरत ही क्या है। तो इन दोनों की ज़रूरत क्या है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब आज तो मैंने सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तुमको बताऊंगी कि भाई जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो जो वेरी करते हैं, जो डीजेज होते हैं तो वो वेरी कर कि क्या बेसिकली क्या चेंज कर रहे हैं। आप एक ही टाइम पे तबला की आवाज़ भी आती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो तुम सिर्फ जो मैथमेटिकल टर्म्स लिखिए, सिर्फ उनका नाम सीख लो वेदांत, है ना। ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तुम्हारे इसका आंसर भी दूंगी कि मैम अगर ये प्योर रजिस्टर हो गया है तो V इंडक्टर और कैपेसिटर की ज़रूरत ही क्या थी, उस सब का आंसर मिलेगा। सिर्फ तुम्हें ये टर्म से फैमिलियर करा रही हूँ कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है। वो एक दिन का पूरा लेक्चर है मेरा, तो वेदांत तुम तो सिर्फ टर्म बता दो कि मैम टर्म्स जो आप बोल रही हो वो याद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मैम ये आगे समझ नहीं समझ, हाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो मैं बताऊंगी, बस ये वाला समझ लो। चलो हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं जो अभी तक हमने सीखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है ये वाला मैंने करवाया है नहीं करवाया मुझे याद नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, 20 है ये, और ये 10 ओम है। इनको आपने सीरीज में लगा दिया है और सीरीज का EMF एट एनी टाइम जो आपको गिवन है 100 साइन 100 बाय T गिवन है, ये आपको वोल्टेज गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट इन सर्किट, पूरा क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। फाइंड करंट इन सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। करोगे मेरे साथ? देखो मेरे साथ देख लो। पहला इंडक्टर, ये 3 चीजें हैं। ये क्या गिवन है? ये क्या गिवन है भाई? दिस इज E0 पीक वैल्यू, ठीक है। Z निकालने के सबसे पहले हमें सर्किट के अंदर इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो याद आता है क्या सर्किट? ये देखो आराम से देखना है। ये R कितना है? 10 ओम। XL कितना है? 20 ओम। और XC कितना है? 10 ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर क्या आ जाएगा? दिस विल बी 10, है ना? ये आता समझ में? और ये 10 होगा, तो Z कितना आ जाएगा? 10√2। 10√2 कर लोगे ना इतना? तो इसको इतना स्पीडली तो कर सकते हो। ये Z की वैल्यू आ गई। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन सर्किट। RMS वैल्यू निकालनी, अगर ये E0 दे रखा है तो ERMS निकाल सकते हो। ERMS की वैल्यू क्या होगी? 100/√2। IRMS क्या होगा? VRMS अपॉन Z। IRMS क्या होता है? I0 क्या होता है? पीक वैल्यू। इस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, पूरे सर्किट में। तो पूरे सर्किट का करंट निकालना है तो पूरे सर्किट का वोल्टेज और पूरे सर्किट का इम्पीडेंस पता होना चाहिए। इधर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, अगर आप खाली 10 ओम या 20 या 10 ले लोगे। बेटा Z लेना रहेगा, क्योंकि हम पूरे सर्किट में जो करंट देखते हैं वो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज के कारण देखते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो VRMS की वैल्यू कितनी है? 100/√2 और Z की वैल्यू कितनी है? 10√2। तो ये सॉल्व करोगे 10 एक कैंसिल आउट हो गया, 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। क्या ये 5 एम्पियर की वैल्यू समझ में आ रही है? चैट विंडो पे बताना। अभी आप लिखो और फिर बताना मुझे। समझ में आ रही है कि ये I = 5 एम्पियर की वैल्यू? देखो चैट विंडो पे। चलो बता दो कि 5 एम्पियर समझ में आ रहा है कि 5 एम्पियर में हमें Z क्यों लेना है? 5 एम्पियर में Z क्यों लेना है? ठीक है, 5 एम्पियर में Z क्यों लेना है? R या कुछ क्यों नहीं लेना है? मुझे आदित्य और वेदांत ने 2 बार यस बोला है, बट ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग ये चीज़। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। जैसे लास्ट टॉपिक में वेदांत ने कहा था उसको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग भी पूछ सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल में करवाऊंगी आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको टोटल करंट पता लग गया। अब हमसे क्या पूछा था? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, ये पूछा था ना पहला पार्ट। V अक्रॉस रजिस्टर, तो करंट I0 ले लो। I0 लेते हैं ना हम इधर, अगर V0 निकाल रहे हो पीक, इनटू R, या RMS निकालना है तो RMS। अपने दिमाग में क्लियर रखो कि अगर आप VRMS ले रहे हो इट्स ओके, इनटू R। तो IRMS लो यहाँ पे, इनटू R। पूरे सर्किट में सेम करंट जा रहा है, तो IRMS की वैल्यू कितनी है? 5। और अब ऊपर देखो, ये आपने फिगर ड्रॉ किया होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो, हाँ, रेजिस्टेंस कितना लग रहा है? 10 ओम का लग रहा है। तो ये कितना आ गया? 50 वोल्ट। ये RMS है वोल्टेज। चलो सेकेंड देखें क्या? VRMS
अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो IRMS इंटू XL, L, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू 5, XL की वैल्यू कितना है 20, देखना ऊपर, तुम देखो, मुझे याद है 20 है ना, 20 है। तो ये कितना आ गया 100 वोल्ट RMS, क्या, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू 3। VRMS फॉर कैपेसिटर, तो IRMS तो वही होगा बट इधर XC यूज करोगे, तो 5 इंटू 10 विल गिव यू 50 वोल्ट, ठीक है। देखो जरा आ रही है क्या सबकी, बताओ मुझे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, क्या सबकी यही वैल्यूज आ रही है क्या? हाँ जी, यस मैम। ओके गुड। ये हमने RMS वैल्यूज निकाली है, बार बार मैं बोल रही हूँ RMS वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको शीट भी दूंगी, होपफुली मुझे आंसर्स भेजोगे आप लोग। मुझे निशीत ने आपने स्कूल एग्जाम के बाद शीट भेजने की बात करी थी। चलो एक क्वेश्चन PYQ, PYQ की फुल फॉर्म याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर इंडक्टर इन सीरीज, ये मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करके देना मुझे। इन सीरीज इफ R and the inductive reactance are both are 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, ठीक है। The phase difference between the applied voltage and the current, the phase difference निकालना है आपको, ऑप्शन दे देती हूँ, क्या निकालना है, phase difference between V and I, ये बताना है। ऑप्शन है π/6, π/4, π/2 एंड फोर्थ इज 0। ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बता दूंगी। फेज डिफरेंस 10φ की वैल्यू याद करो कैसे निकालते थे। पहले तो फेजर डायग्राम बनाना, जैसे ही फेजर डायग्राम बनाओगे तुम्हारे दिमाग में चीज़ें ऐसे घूमने लग जाएगी, अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो आई थिंक सब बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया है। ज़रा चैट विंडो आऊँ क्या चेक करने के लिए? हाँ जी, कोई आंसर कर रहा है क्या? हाँ, कोई बच्चा मुझे आंसर देगा क्या? मैं एक बार ऑप्शन दिखा दो। ऑप्शन दिखा दूँ, π/6, π/2, π/4 मैम बता दो। π/2। π/4, बड़ी जल्दी निकालते हो यार तुम। अच्छा, और बच्चों का देख। π/2। π/2 बोल रहे हो? हाँ। अच्छा ठीक है, वेदांत ने अपना आंसर दे दिया है, मैं और बच्चों का वेट कर रही हूँ, ठीक है। वेदांत ने अपना आंसर दे दिया है, हम उसकी गलती भी बताएंगे बट आप लोग अगर उसका गलत है तो, और सही है तो। ओह, रेयांश का आंसर है बी, वेरी गुड रेयांश, आपने आंसर दिया। एक बार फिर से बोलूंगी, वेदांत फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम से करोगे ना तो चीज़ें क्लियर होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाओ। π/4 निशीत, वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो ये हम करते हैं। आदित्य π/4 करेक्ट है, π/4 इज करेक्ट। जो बच्चा फेजर डायग्राम बनाएगा वही आज का विनर कहलाएगा। तो ये देखो XL की वैल्यू कितनी है, जिसको नहीं आ रहा देखो आराम से 3 ओम, और R की वैल्यू कितनी है 3 ओम। जब दो वेक्टर टर्म्स 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, R3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ही तो करना है, तो 3√3 आएगा या नहीं, 3√2 आएगा। ये रिजल्टेंट हो गया, इसकी ज़रूरत थी क्या, ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी निकाल लिया। चलो tan थीटा, tan फाई जो आपको निकालना है, ये फाई है, दिस इज फाई, ठीक है। दोनों, जब ये दोनों सीरीज में है तो अभी भी इफेक्टिव सर्किट कैसा है, इंडक्टिव, क्योंकि आपका अभी भी वोल्टेज इज लीडिंग बिहाइंड, सॉरी वोल्टेज इज यस लीडिंग, मैं बिहाइंड टर्म क्यों बोलती हूँ, वोल्टेज इज लीडिंग। तो tan फाई परपेंडिकुलर इज XL अपॉन बेस इज R, तो 1/1 मतलब 3/3 विल गिव यू 1। तो tan फाई की वैल्यू 1, मतलब tan फाई इज 45 डिग्री, दैट इज π/4। क्लियर है, आता है क्या समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो आराम से, देखो
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम। कॉइल का मतलब समझते हो? इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, मतलब एक्सएल आपको दे रखा है 30 ओम। एंड ये सॉरी, आई एम सो सॉरी, कॉइल कॉइल बनाओ। कॉइल भी है और इस कॉइल में रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें दे रखी है 20 ओम, 20 ओम, और एक्सएल की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन, मैंने उल्टी लिख ली है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज 30 ओम एंड दिस इज 20 ओम। ठीक है, अब विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इफ एन एसी सोर्स, एसी सोर्स लगाया है हमने, एसी सोर्स जिसमें 200 वोल्ट है और 100 फ्रीक्वेंसी का लगाया है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल। पहले आपने कितना लगाया? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का लगाया। तो ये कह रहा है द करंट इन द कॉइल विल बी, द करंट इन द कॉइल विल बी। क्वेश्चन को समझो, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, ये रेजिस्टेंस 30 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। अब ये कह रहा है इफ एन एसी सोर्स, अब इसके अंदर एसी सोर्स चेंज करते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो अब इसमें करंट क्या फ्लो करेगा? पहले ये रेजिस्टेंस ये था जब फ्रीक्वेंसी ये थी। रेजिस्टेंस तो वैसे ही चेंज नहीं होता। तो आपको ये बताना है नई फ्रीक्वेंसी जो कि 100 हर्ट्ज है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो अब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ेगा क्या? कोई ट्राई कर रहा है इसको? चलो मैं बताती हूँ। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये वैल्यू इनिशियल है। हाँ बेटू, 4 एम्पियर। खतरनाक हो बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। चलो, बहुत ही सही आंसर। देखो, इनिशियल ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है? इनिशियल फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी पुट मत करो, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन को आराम से देखो, जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एक्स एल की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। ठीक है, अब नया एक्स डैश एल क्या हो जाएगा जब ओमेगा डैश एल, ओमेगा डैश कितना हो गया है? 2 पाई एफ डैश, एफ डैश क्या हो गया? पहले की फ्रीक्वेंसी से डबल कर दी ना, 100 हर्ट्ज। 100 मतलब क्या? 2f। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो, 2 पाई एफ एल, इसकी वैल्यू तो पता है ना आपको, 20 है ना। तो x डैश एल कितना हो गया? 40 ओम्स। यही चीज समझने की है, यही चीज समझने की है। फिर से बता देती हूँ, पहले आपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी तो एक्सएल 20 ओम्स था और रेजिस्टेंस 30 ओम्स था। अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी 100, बिकॉज हमें पता है हमारा सर्किट है हमारे सर्किट में इंडक्टर भी लगा है। इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या हुआ? एक्स एल की वैल्यू चेंज होगी। तो हमने ये पुरानी बताई और ये नई बताई। अब आपका फेजर डायग्राम पिक्चर में ले आओ, वो मत भूलना क्योंकि रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस है 30 ओम और x डैश एल कितना है? 40 ओम। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? रिजल्टेंट z विल बी 50। पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे ना सब लोग। तो अब आपको वोल्टेज दे रखी है I 200 अपॉन z, लिख लो v बाय z फॉर्मूला। तो v कितना? 200 और z कितना? 50। तो योर करेक्ट आंसर इज 4 एम्पियर। लिखो, समझो और बताओ। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, समझना अच्छे से। फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन डिपेंडेंट होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होती है और इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। देखो जरा अच्छे से देखो और फिर बताना। लिख लिया है?
बताओगे मुझे? समझ में आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ मुझे कि मैम समझ में आ गया है कि एक्स डैश एल क्या आपने लिया और वो कैसे निकाला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ तुम, आ जाओ। गुड, वेरी गुड, आओ। इजी वन क्वेश्चन क्या है? इन अ गिवन LCR सर्किट, क्या है? LCR सर्किट दे रखा है। LCR सर्किट R इज 4 ओम, ओके अच्छी बात है। XL इज 5 ओम, बहुत ही बढ़िया बात है। और XC इज 8 ओम। ठीक है, ये मैं वेट करूंगी आप लोगों का। सो द करंट, जो क्वेश्चन क्या है, द करंट, सब लोग ट्राई करना, द करंट इज, ये बस इतनी सी लैंग्वेज है। नंबर 1 लीड्स द वोल्टेज by tan inverse 3/4. 2 leads the voltage by tan inverse 5/8. 3 lags the voltage by tan inverse 3/4. ठीक है, और फोर्थ है lags the voltage by tan 5/8। हाँ जी, चॉइस देखो, अच्छे से देखो, आराम से देखो, फिर करते हैं। आऊं चैट विंडो चेक करने? चलो देखें एक बार, सब लोग आंसर करेंगे? अभी मैंने छोड़ 2 मिनट और रुकी हुई हूँ। लीड्स द वोल्टेज, लैग द वोल्टेज। तवीशी जूही मुझे स्क्रीन पे बहुत देर से नजर नहीं आ रहे हैं, तो आ जाओ इस आंसर के साथ। फेजर डायग्राम इज द की टू सक्सेस, है ना? इस चैप्टर के लिए फेजर डायग्राम ही सब कुछ है। तो अब बहुत देर हो गई है, चैट विंडो पे आना चाहिए। एक बच्चा भी आंसर करेगा तो फिर मैं चैट विंडो चेक करने आऊँगी। छोटी सी स्क्रीन देख रही हूँ मैं, इसमें से पॉप होएगा किसी का आंसर तो आई गो ऑन द स्क्रीन टू चेक। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का समझ में आ रहा है? फेजर डायग्राम बनाओ। एक्सएल एक्सी में से कौन लीड कर रहा है, किसकी वैल्यू बड़ी है? देखो सारी हिंट दे दी है तुमको, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको वेक्टर एडिशन करना है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। tan phi की वैल्यू निकालनी है, इतनी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बता रहा है क्या कोई मुझे? अरे इतनी देर से बताया ही नहीं। हाँ जी, ये तो सब बताएंगे। सबसे पहले तो मुझे जूही और तवीशी बता दो। एक बार ऑप्शन दिखा दो। इतनी देर रखा मैंने, चलो देखो। lead the voltage by tan inverse 3/4, lead the voltage by tan inverse 5/8, है ना? बताओ। चलो अब मैं आ रही हूँ, दूसरे बच्चे को भी मौका दे दें। वेदांत ने तो अपना आंसर दे दिया है, बट आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल। निहारिका, राजेश्वरी, यस, सुहानी, आदित्य, रेयांश, रेयांश आंसर करता रहता है, निशीत करता है, अदिति, अदिति करो ना बेटा आंसर, सब लोग करो। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, है ना? इजी है बिल्कुल ही, नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? ओके, आदित्य ने ए दिया, राजेश्वरी ने 1 दिया है, और लोग, सुहानी भी 1 दे रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेयांश भी 1, यस निहारिका, ओके, वेरी वेरी इजी वन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अरे क्या पूछा था सिंपल मैंने। सबसे पहली बात, कैपेसिटेंस ज़्यादा है। कैपेसिटेंस में कौन लीड करता है? याद करो, कैपेसिटेंस में कौन लीड करता है? कैपेसिटेंस, द करंट लीड द वोल्टेज। क्वेश्चन तो यहाँ से चालू है ना, द करंट लीड करता है। ठीक है, tan phi की वैल्यू क्या होती है? tan phi इज XC माइनस XL अपॉन R। तो XC बच्चे कितना है?
8 माइनस 5/r दैट इज 3/4। तो आंसर 1 इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट आंसर इज 1। याद कर लो बस, C फॉर कैपेसिटेंस, जैसे मैं कुछ बच्चों को ऐसे भी याद कराती हूँ, C फॉर कैपेसिटेंस, C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ठीक है, ऐसे याद करना है, वैसे याद कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट मी सी, एक आध और क्वेश्चन मिल जाए तो तुमको करा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला देख लो, ये एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो जो मैं पूछती जाऊँ ना, मुझे वो निकाल के देना, तुम स्टेप बाय स्टेप पूछूंगी तुमसे। पहला डायग्राम बना देती हूँ। ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये हमने हमारा सर्किट बना लिया। ये 3 ओम, ये L दे रखा है इस बार 0.16 हेनरी, ठीक है, और C कैपेसिटेंस दे रखा है 500 म्यू एफ, और ये R रेजिस्टेंस है। एक एक चीज पूछती हूँ तुमसे। I दे रखा है 10 sin 100t, ठीक है, बिल्कुल बच्चों से स्टार्ट करते हैं। XL निकालो, चलो XL निकालो, XL, ठीक है। आऊँ चैट विंडो चेक करने, ये तो मैं बोल भी देती हूँ, XL निकालो। चलो छोटी सी मैंने स्क्रीन कर दी है, जो आंसर कर देगा सबसे पहले मैं देखने आ जाऊंगी। XL, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेबी स्टेप चल रही हूँ, अब फटाफट आंसर करो। XL, अरे XL आ रहा है क्या किसी को? हाँ जी अदिति, अरे ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने तुम लोगों से। XL, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। क्या बच्चों? हाँ जी राजेश्वरी 16 ओम। अदिति, तविशी, आज तविशी क्या हो गया, क्लास में हो या नहीं हो? तविशी अपनी आवाज सुनाओ मुझे एक बार। लेट मी सी इफ यू आर हेयर और नॉट। यस तविशी। जूही, हाँ तो आंसर क्यों नहीं कर रही हो? तुम बच्चे तो अच्छे, सारे बच्चे अच्छे हैं, आंसर करो ना। ये देखो XL इक्वल्स टू ओमेगा L, फॉर्मूला होता है ओमेगा, ये रहा ना 100, L क्या है 0.16, तो ये उड़ गया, तो आंसर क्या आया 16 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, XC बता दो, चलो XC बताओ फटाफट। XC बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा, XC का परफेक्ट आंसर। XC बताओ, मैंने छोटी सी स्क्रीन लगा ली अपनी देखने के लिए। XC, सब बच्चे फटाफट 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 आंसर करो स्पीडली। हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? एम आई ऑडिबल? आदित्य आवाज आ रही है क्या मेरी? तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं आता ये 1/ओमेगा C? भाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 100 और C कितना है 500 इंटू 10 की पावर -6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 4 तो उड़ गए, कितना हो गया 20 ओम। डिसअपॉइंट मत करो यार तुम लोग मुझे। चलो अब Z की वैल्यू, Z निकाल के बताओ, थर्ड क्वेश्चन Z। अब प्लीज आंसर कर दो बच्चों। 5। थैंक यू वेदांत आंसर करने के लिए। तुम, हाँ पॉप किसी का तो आंसर हुआ है। यस रेयांश, प्रेक्षा, फटाफट सब बच्चे आंसर करो, है ना, अच्छे बच्चे बनो। यस अदिति, जूही, कृति, चलो आओ, निहारिका, सुहानी, चलो गुड। तो Z तो सबको निकालना आता है। Z के लिए ये देखो XL और XC में से किसकी वैल्यू बड़ी है, XC की वैल्यू है, तो हम क्या लेंगे √r², R की वैल्यू 3 का स्क्वायर, और 20 - 16
20 माइनस 16 विल गिव यू 4, तो दैट इज 5। चलो नेक्स्ट पार्ट निकाल के दिखाओ। नेक्स्ट पार्ट V नॉट, फोर्थ पार्ट पूछ रही हूँ, V नॉट निकाल के दिखाओ। V नॉट, V नॉट निकाल के दिखा दो मुझे। फिर से मैं चैट विंडो अपनी छोटी लगा ली है। V नॉट, क्वेश्चन क्या है? V नॉट, V नॉट फॉर्मूला याद करो। V नॉट क्या पूछ रही हूँ? पीक वैल्यू ऑफ द सर्किट। वेदांत बेटा चैट विंडो पे लिख दो मुझको, है ना। पीक वैल्यू ऑफ द सर्किट, जो पीक वोल्टेज है पूरे सर्किट का पूछा है, इंडिविजुअल किसी का नहीं पूछ रही मैं। ये देखो किसका आंसर आया, देखें जरा। सब लोग कर रहे हैं क्या मुझको आंसर? हाँ जी, जैसे वेदांत ने अपना आंसर 200 दिया है। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू आंसर। मज़ा जब ही आएगा क्लास के अंदर जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। करो बच्चों, करो करो, बताओ जल्दी से। हाँ जी निशिंग की मैम आई की वैल्यू वापस दिखा दो एक बार। हाँ देखो ना, बिल्कुल देखो, देखो आई की वैल्यू है 10 साइन, ये देखो, ये कलर चेंज करूं, ये देखो ये रही वैल्यू। मैम 10 साइन ओमेगा टी। हाँ तो अब घूमना मत, मैं तुम्हें बताऊंगी। V नॉट पूछा है मैंने तुमसे, V नॉट, V नॉट। चलो नहीं बता दूं, आ जाओ इधर। अगर नहीं आ रहा है तो देखो। अरे V नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? V नॉट इज I नॉट Z। I नॉट ये क्या होती है? ये I नॉट ही तो होती है 10, और Z तुमने क्या निकाला 5, ये तुमने तो बताया था मुझको। तो 50 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? यही बता दो कि हाँ मैम जो आपने लिखा है वो समझ में आ गया। जल्दी से बताओ। यस मैम। ओके गुड। अब नेक्स्ट पार्ट, ये सारे ये मैं तुमसे छोटे छोटे पार्ट पूछ के तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी इसका। अब मुझे तुम VT बता दो। VT, VT, VT बताओ। देखो VT का फॉर्मूला याद करो। VT क्या पूछा है तुमसे? एट एनी टाइम, तो वो क्या होगा? V नॉट साइन। अब देखो तुम्हारे सर्किट में कौन लीड कर रहा है? XL की वैल्यू है 20 और XC की वैल्यू है 20 ओम और XL है 60। तो फेजर डायग्राम बनाऊं तुम्हारे लिए? ये देखो फेजर डायग्राम से समझो। फेजर डायग्राम ये बनेगा, XC माइनस XL, है ना, ये तुम्हारा R होगा। तो तुम्हारा वोल्टेज क्या करेगा? रिजल्टेंट वोल्टेज ये पूछा है। V नॉट तो तुमको पता ही है। अब VT में साइन क्या हो? ओमेगा टी माइनस फाइव, ये समझो। V नॉट की वैल्यू कितनी निकाली है? 50 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि XL ज्यादा है। ठीक है, मुझे चैट विंडो पे बताओ मैम ये बात समझ में आ गई है। चैट विंडो पे बता दो कि मैम ये बात समझ में आ चुकी है। यस ओके गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। आगे अब तुम मुझको बताओ, 6 पार्ट बता दो। अच्छा VLT ट्राई करोगे? VLT, VLT, VLT ट्राई करोगे? VLT का फॉर्मूला बता दूं पहले तो। उसके लिए V नॉट L चाहिए, है ना। सबका V नॉट डिफरेंट है। साइन ओमेगा टी क्या करता है इसमें? वोल्टेज लीड करता है। कितने एंगल से? π/2 से, वही लिखोगे। ठीक है, अब V नॉट L की वैल्यू निकालते हैं। V नॉट L के लिए आपको क्या चाहिए? I नॉट इंटू XL। I नॉट की वैल्यू 800, क्या बेटू? 80। नहीं नहीं नहीं, 80 तो कैसे आएगा? I नॉट कितना आया था हमारा? करंट कहाँ आया था? करंट मैं निकाल। 800 आएगा। हाँ 800 है। बी नॉट एल 800 है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी गलत बोल रहे हो। हाँ देखो
आई नॉट कितना है, आई नॉट आपका 10 है, एक्सएल कितना है 16 है बच्चे, वेदांत देखो ना 16 है, तो 16 160 आएगा, 160 साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब आज की क्लास का ये आखिरी सम और तुम लोग मुझको बताओ, वी सी टी, ठीक है, वी सी टी में तुम वी नॉट सी की वैल्यू मुझे बता दो, वी नॉट सी बता दो, और मैं तुम्हें एंगल बता देती हूँ ओमेगा टी -5/2, ओमेगा टी -5/2, बताओ जल्दी से। 200। अच्छा तुम पहले, हाँ ये 200 है, और भी बच्चे, यस रेयांश भी आंसर कर रहा है, ओके गुड, वेरी गुड, 200, ठीक है। सो सब लोग 200 कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ गई है। अब जल्दी से कल मैं 12 बजे क्लास लूँगी, किसी के साथ क्लैश कर रही है या नहीं कर रही है, मैं पूछूं या नहीं पूछूं, नहीं तो मुझे क्लास लेनी है कल, 40 से 50 मिनट का सेशन लूँगी, छोटा लूँगी, बट मुझे क्लास लेनी है, ठीक है। तो 12 बजे टाइम सबको सूट करता है, तो जल्दी से थम्स अप कर दो, क्लास तो लगेगी, बस तुम